दोस्तों, देश के सेंसेशन बने हुए हैं आर्यन खान। इतने तो हमारे सोल्जर्स को याद नहीं करता जब लोग वो शहीद हो जाते हैं, जितना यहाँ पे आर्यन खान को याद किया जा रहा है। बहरहाल हम यहाँ से अपनी नॉलेज की चीज निकालेंगे। आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है, ये मेन मुद्दा है। बट इनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? नॉर्मल प्रोसेसेस में जब आईपीसी या सीआरपीसी के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट इल्जाम लगाया जाता है तो बेल का प्रोसेस क्या होता है, और यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के अंदर जब इल्जाम लगाया जाता है तो बेल का प्रोसेस क्या होता है, इन दोनों चीजों की जब हम फर्क को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आर्यन खान को यहाँ पे बेल क्यों नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए बेल की, नॉर्मल आईपीसी सीआरपीसी में अगर आप जाओगे तो 1970s में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फर करते हुए कि बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। मतलब बेल नॉर्मल नियम कानून है और जेल एक एक्सेप्शन है। मतलब अगर आप किसी को जेल में डाल रहे हो तो सच में कोई बहुत बड़ी बात हुई है। कहने का मतलब यह है कि मान लो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट इल्जाम लगा, मान लो चोरी का इल्जाम लगा, तो जब तक आप उस इल्जाम को प्रूव नहीं कर देते इन द कोर्ट ऑफ लॉ तब तक वो इंसान इनोसेंट है, और जब तक वो इंसान इनोसेंट है तब तक उसको बेल मिलनी चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप सीआरपीसी के सेक्शन 439 में जाएंगे तो हमारे कोर्ट्स को, हमारी जुडिशरी को यह ताकत दी गई है कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं किसी एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसने क्राइम कमिट किया है, या फिर कह लीजिए कि उसके ऊपर इल्जाम लगाए कि उसने क्राइम कमिट किया। ठीक है, लेकिन जब बात आती है ड्रग्स प्रोलिफरेशन की, जब बात आती है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के, तब चीजें यहां पलट जाती हैं। क्योंकि समझिए, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगाए, मान लो किसी इंडिविजुअल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए या मर्डर का इल्जाम लगाए, तो जिसके ऊपर इल्जाम लगाए उसको यह प्रूव नहीं करना है कि वो निर्दोष है। जिसने इल्जाम लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पर्सन को मर्डर के लिए या चोरी के लिए पुलिस ने अरेस्ट किया, तो यहां पे पुलिस को केस बनाना पड़ेगा और ऐसे प्रूफ लाने पड़ेंगे पुलिस को जिनके आधार पर यह बताया जा सके कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्राइम किया है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसने मर्डर किया है या जिसने चोरी की है या जिसके ऊपर इल्जाम लगाया उसने ऐसा ये किया है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जिसने इल्जाम लगाया है, अगर पुलिस केस दायर कर रही है तो उस केस में पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा। गॉट इट? ये नॉर्मल केसेस में होता है। बट एनडीपीएस में है उल्टा। एनडीपीएस का एक सेक्शन 37 है। ये सेक्शन 37 बेल ग्रांट करने के रिलेशन में है। तो अभी एनडीपीएस में हम लोग बेल ग्रांट के प्रोसीजर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये बता दूं कि एनडीपीएस के अंदर कल्टीवेशन, कंजम्पशन, सेल, ट्रांजैक्शन ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स, इससे रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो एनडीपीएस के अंदर आ जाएगी। और एनडीपीएस खतरनाक चीज है। एनडीपीएस का सेक्शन 37 बेल की बात करता है। तो सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के अंदर बेल दी जा सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो यह है कि किसी को भी बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एक बार अपना केस प्रेजेंट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? तो आर्यन खान को यहां पकड़ा गया, आर्यन खान के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के अंदर इल्जाम लगे हैं। अभी आर्यन खान को बेल देनी है तो जिसने इल्जाम लगाया है उसके पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो यहां पे समीर वानखेड़े, ये आईआरएस ऑफिसर हैं, डायरेक्टर बन के गए थे आपके ये क्या नाम से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, तो इनकी एजेंसी ने पकड़ लिया आर्यन खान को। तो ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है समीर वानखेड़े, तो इनकी तरफ से जो वकील जाएगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाएगा। और इल्जाम किसके ऊपर लगा है? आर्यन खान के ऊपर। तो आर्यन खान को बेल देने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके व्यू पॉइंट सुने जाएंगे। और मान लो यहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने व्यू पॉइंट देते वक्त कोर्ट को ये प्रूव नहीं कर पाए, या मान लो कि कोर्ट कोई कन्विंस नहीं कर पाए कि हाँ भाई इसने ड्रग प्रोलिफरेशन किया है, उस केस में भी समझिए यहां पे पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर आ रही जिसने क्राइम किया। तो आर्यन खान यहां पे एनडीपीसी एक्ट के अंदर ट्राई किए जा रहे हैं, तो अब पूरी तरीके से आर्यन खान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। यहां पे समीर वानखेड़े या उनके बिहाफ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जा रहे हैं उनको आर्यन खान को दोषी नहीं ठहराना है। नॉर्मल केस में आर्यन खान ने अगर कोई चोरी की होती है, उनके ऊपर मर्डर का इल्जाम होता, तो ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह प्रूव करना पड़ता कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन ने मर्डर किया है। लेकिन यहां पे आर्यन खान को प्रूव करना है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए। एनडीपीएस एक्ट में चीजें उल्टी हो जाती हैं। एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर आपके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लग गया, आपको अपने आप को निर्दोषी साबित करना है। और रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेल ग्रांट की थी ऐसे ही किसी एक बंदे को। एक्चुअली में हो ये रहा है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले, तो इसके बेसिस पे आर्यन खान के वकील उनको बेल देना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल क्यों दी? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास ड्रग्स नहीं मिले थे। केस गया सुप्रीम कोर्ट में।
और सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला, अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जब तक जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पाता कि हाँ भाई उसने ड्रग्स नहीं लिए, तब तक आप उसको बोल नहीं दे सकते हो। मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके ऊपर ड्रग कंजम्पशन के चार्जेस लगे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और फिर से जेल में डाल दिया। सोचिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बेल दे रही है उसको, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के अंदर चार्जेस लगे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल रही कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस प्रूव नहीं कर पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही नहीं, यहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रूव नहीं करना है, यहां जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको प्रूव करना है। और सेम हो रहा है यहां पे आर्यन खान के साथ। आर्यन खान को यहां पे प्रूव करना है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए, और ये प्रूव यहां पे हो नहीं रहा है। यहां पे एक और एंगल बनता है, मान लो अगर किसी ने ड्रग्स लिए या एनडीपीएस चार्जेस के ऊपर लगे हैं, अगर उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, ही इज मेंटली अनस्टेबल, तो ऐसे केसेस में उसको बेल दी जा सकती है। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 35 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के अंदर। लेकिन अगर आप मेंटल बेसिस पे बेल ले रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये पर्सन मेंटली अनस्टेबल है। तो ऐसे केसेस में आर्यन खान की प्रॉपर मेडिकल इंक्वायरी होगी और ये चेक किया जाएगा कि हाँ भाई इनका मेंटल स्टेटस ठीक है या नहीं है, इनके पास रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, और उसके बेसिस पे अगर ये अनस्टेबल निकलते हैं मेंटली, तो उस केस में एनडीपीएस एक्ट के अंदर बेल मिल सकती है। और ये दोनों ही केसेस यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए आर्यन खान को यहाँ पे बेल नहीं मिल रही है। तो बस इस वीडियो को बनाने का सार यही था, नॉर्मल लॉ के अंदर अगर आपके ऊपर इल्जाम लगा है, चोरी की है, मर्डर किया है, तो ऐसे केसेस में इल्जाम प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपने आप को निर्दोष प्रूव नहीं करना है। जिसने इल्जाम लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई मर्डर हो गया और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस फाइल किया पुलिस ने, तो पुलिस को प्रूव करना है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने मर्डर किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन को यह प्रूव नहीं करना है कि मैंने मर्डर नहीं किया है। इल्जाम उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर लगा है तो पुलिस प्रूव करेगी कि हाँ इसने मर्डर किया, चार्जशीट फाइल करेगी, विटनेसेस लेके आएगी, जो भी करेगी। लेकिन जब एनडीपीएस एक्ट लगता है तो जो दोषी है उसको प्रूव करना पड़ता है कि उसने कुछ नहीं किया है, और अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो बेल भी नहीं मिलेगी, कंप्लीट एक्सोनरेशन तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा सीन एनडीपीएस एक्ट को समझने का। छोटी सी वीडियो थी, इंसाइटफुल थॉट प्रोसेस था, तो दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड इट विद यू। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।